वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, कितने 100 प्रश्न, अर्थात आपका ये फुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको सभी सेक्शन से, हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामान्य अध्ययन से, विज्ञान से सभी तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं। और ये फ्रेंड्स आपका जो 24 जनवरी को होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। साथ ही साथ आपका बिहार पुलिस का, बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है फ्रेंड्स। मैं बार बार कर रहा हूं, इसलिए जो होमगार्ड का तैयारी करें वो भी प्रैक्टिस सेट देखें, और जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का तैयारी करें वो भी प्रैक्टिस सेट देखें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए, पहले भी हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। इसे 10 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से सिलेबस है फ्रेंड्स होमगार्ड का, बिहार पुलिस का, सेम उसी पैटर्न पे आपका आधारित है। तो पहला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स कि पशु पक्षी भी अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कैसा निपात है। ठीक है, तो कैसा निपात है, पशु पक्षी भी अपना हित समझते हैं, यानी बल प्रदायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा अवयव है। अब देखिए फ्रेंड्स, चल रहे हैं क्या है, क्रिया है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे तेज चलना, धीरे धीरे चलना, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए, चलना है क्या है, क्रिया है। ये देखिए धीरे धीरे विशेषता उसका बता रहा है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण। सवाल नंबर 3 को देखिए। राजमहल किस प्रकार का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट मैं भी क्लियर करूंगा। तो राजमहल है जो किस प्रकार का शब्द है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका बनावट के आधार पर शब्द को मुख्य रूप से 3 भेद होता है। ठीक है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। तो देखिए, जो रूढ़ शब्द होता है फ्रेंड्स, उसका जब खंड करिएगा तो उसका अर्थ जो सार्थक नहीं निकलेगा। उदाहरण के तौर पर चावल ले लीजिए। ठीक है, रूढ़ के बारे में समझ ले फ्रेंड्स। चावल ले लिए, अब चावल को खंड कीजिएगा फ्रेंड्स तो किस तरह से होगा आपका, चा अजोड़ वल। तो देखिए, इसका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर, ठीक है, अलग करने पर क्या हो, उसका सार्थक अर्थ विखंडन करने पर ना निकले तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। और दूसरा हो गया फ्रेंड्स कि 2 शब्दों से मिल करके बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, और जिसको सार्थक अलग अलग करेंगे फ्रेंड्स तो उसका आपको अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय लेते हैं, ठीक है, जैसे में लेते हैं आपका विद्यालय। अब इसको करिएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। तो देखिए, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द जब उस शब्द को खंडन करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, और यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर के बने रहेगा और तोड़ेंगे तो उसको खंडन करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। बच गया योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए योग रूढ़ वे शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो जिससे तीसरा अर्थ निकलता है, एक तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम देखिए लंबोदर, देखें लंबोदर, तो लंबोदर बोले तो किसका अर्थ निकल रहा है, गणेश जी का। दशानन हो गया जो रावण हो गया। इसी तरह से नीलकंठ तो शंकर भगवान हो गए। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपका, कि रूढ़ शब्द है हो गया जिसका खंडन करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक है जो 2 शब्द से मिल के बना रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन इसको खंडन करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा। योग रूढ़ शब्द है फ्रेंड्स, ये भी यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन इसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, जैसे कि लंबोदर बोले तो क्या हो गया फ्रेंड्स आपको, गणेश जी। नीलकंठ बोले तो पीताम्बर बोले तो विष्णु भगवान। तो ये सब आ जाएगा आपका योग रूढ़ के शब्द। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला शब्द को देखते हैं फ्रेंड्स। राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो राजा का क्या होता है, रंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, दया किस संज्ञा का उदाहरण है। दया आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिए। 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे दया हो गया, प्यार, मोहब्बत, जो फीलिंग्स वाले शब्द है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो सवाल नंबर 6 को देखें कि संज्ञा की तरह प्रयोग में आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा की तरह प्रयोग में आएगा फ्रेंड्स वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6 का राइट आंसर होगा। संज्ञा की तरह प्रयोग में आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है उसे। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम कौन कौन हो जाए फ्रेंड्स, देख लीजिए सभी सर्वनाम, नहीं कोई ना कोई ये संयुक्त रूप से है फ्रेंड्स। 7 का ऑप्शन नंबर डी इसी तरह से पता चल रहा है, ये जो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है।
अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है नयन। नयन का संधि विच्छेद क्या है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ने जोड़ अन होता है, हमेशा याद रखिएगा। नयन का है जो क्या हो जाएगा? ने और जोड़ अन, ने जोड़ अन अर्थात नयन। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। अभी हिंदी सेक्शन से हम लोग प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण का उदाहरण है? देखिए फ्रेंड, अल्प प्राण और महाप्राण का मैं भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि जब भी आए फ्रेंड्स तो आप उसे पकड़ सकते हैं। तो देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो देखिए वो अल्प प्राण वह व्यंजन है जो कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, यानी इसको बोलते हैं तो ज्यादा वायु प्रवाह नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे में देखिए ग, क, ज, प। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ग अल्प प्राण है, क अल्प प्राण है, इसके बाद ज अल्प प्राण है, प। देखिए इसको बोल कर देखिए ज्यादा वायु प्रवाह नहीं होगा। लेकिन फिर महाप्राण किसे कहेंगे? तो वह व्यंजन है जो मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख। तो इसमें देखिए ख क्या है फ्रेंड्स? आपका महाप्राण है। उसके बाद में हो गया आपका घ, आपका महाप्राण हो गया। उसके बाद में झ, ये भी महाप्राण हो गया। जबकि ग क्या है? अल्प प्राण है। तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि जब हम बोलते हैं फ्रेंड्स उस वर्ण को बोलते हैं, अक्षर को बोलते हैं तो ज़्यादा वायु प्रवाह के साथ बोलेंगे तब महाप्राण हो जाएगा, और जिसमें कम वायु प्रवाह होगा फ्रेंड्स उसको अल्प प्राण करेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो देखिए सवाल नंबर 9 में क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण का उदाहरण कौन है? तो हम लोग उच्चारण करके देख लेते हैं। ख, इसमें ज्यादा वायु हो रहा है। घ, इसमें भी ज्यादा, यानी ये महाप्राण है, ये भी महाप्राण है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि घर किस प्रकार का शब्द है? तो घर किस प्रकार का गेस करें फ्रेंड्स? तत्सम और तद्भव दोगों में आप गेस करें, क्या होगा 10 का राइट आंसर? तो घर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव कहलाता है। जैसे घर को जिसे संस्कृत में जैसे गृह बोले फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। लेकिन घर हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका बिगड़ा हुआ रूप है, तो आपका तद्भव हो जाएगा। घर जनरली किस रूप में आएगा? तो तद्भव रूप, तद्भव के अंतर्गत आएगा। और किसे कहते हैं तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यानी कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत का ज्यों का त्यों, जैसे अग्नि, ये सब हो गया तत्सम शब्द हो गया। उसी को आग कर दें फ्रेंड्स तो तद्भव हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 11 को देखिए। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए 11 प्रश्न है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको 11 प्रश्न आपका होमगार्ड के एग्जाम में और बिहार कांस्टेबल का एग्जाम में पूछा जाएगा। 11 से 12 प्रश्न। तो हिंदी का मैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, अब बाकी ये सब प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूँ, तो आप लोग अभी से ध्यान देते रहिए, आपकी तैयारी हो जाएगा। अब इंग्लिश में चलते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में है कि अ हॉकर मूव्स। हॉकर मतलब क्या होता है? फेरी वाला, जो गांव देहात में फेरी करता है, बेचता है। तो हॉकर मूव्स हाउस टू हाउस, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए अगेंस्ट तो हो नहीं सकता है, बिटवीन हो नहीं सकता है, थ्रू भी हो नहीं सकता है। यहाँ पर क्या होगा? हॉकर मूव्स फ्रॉम हाउस टू सेल हिज गुड्स, यानी एक फेरी वाला है जो क्या होता है? घर टू घर क्या जाता है फ्रेंड्स? गली से गली जाता है, किसके लिए? तो अपना जो माल है उसको बेचने के लिए। तो सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि पिक आउट द करेक्ट वर्ड। एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मान लिया कोई प्रश्न में देखिए 100 प्रश्न का रहता है प्रैक्टिस, कभी कभी इसका आंसर गलत दिया हो रहता है फ्रेंड्स, कभी कभी मैं नहीं ध्यान देता हूं, तो कोई प्रश्न का अगर गलती हो जाती है फ्रेंड्स तो आप हम लोग कमेंट करके बताइएगा, तो क्वेश्चन को लिख करके ही बताइएगा ठीक है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसको मैं करेक्ट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सुधार करके डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि फिर से पुनः रिपीट हो जाए और सदा के लिए वो याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी कोई प्रश्न में गलती, मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी प्रश्न का आंसर गलती ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत बुक में भी गलत दिया हुआ रहता है, इसी की वजह से। और रिकॉर्डिंग के समय में क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा माइंड कंसंट्रेट होता है रिकॉर्डिंग पे, इसलिए कभी कभी मिस्टेक होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है पिक आउट द करेक्ट वर्ड। ठीक है, करेक्ट वर्ड को छांटने के लिए आपको बोल रहा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है फ्रेंड्स? तो ये हो गया आपका जुबली हो जाएगा। जुबली मतलब क्या होता है? जयंती होता है। तो इसका स्पेलिंग किस तरह से लिखाएगा फ्रेंड्स? आपका देखिए इस तरह से लिखाएगा, JUBILEE, यानी आपको सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुबली, जुबली मैंने क्या होता है? जयंती होता है ना, सिल्वर जुबली कहता है ना फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पर जुबली किस तरह से लिखाएगा? तो देख लिए JUBILEE लास्ट में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अर्जेंट। अर्जेंट मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी हो गया फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? आकस्मिक हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी। कैजुअल मतलब क्या होता है? आकस्मिक होता है। जैसे CL हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, CL जैसे हम लोग ड्यूटी करते हैं तो CL लेते हैं, तो कैजुअल लिविंग लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो गया क्या, सी, कैजुअल। सवाल नंबर 15 को देखें कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको सही सेंटेंस को चुनना है। तो सवाल नंबर 15 है फ्रेंड्स, इसका है जो देख ले, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। ठीक है फ्रेंड्स, अ लिटिल वाटर होता है। अब देखिए यहाँ क्या, ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर, तो यहाँ अ नहीं लगाया, गलत हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद में ही इज वेरी हंग्री, गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज वेरी हंग्री, गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, ये दोनों में देखिए फ्रेंड्स कॉमन लग रहा है। देखिए ही इज वेरी, यहाँ देखिए थ्रस्टी है, यहाँ फ्रेंड्स यहाँ हंग्री है। ठीक है, तो ड्रिंक, हंग्री और थ्रस्टी में देखिए अंतर हो गया फ्रेंड्स। आपका थ्रस्टी यानी पीने के लिए ना, प्यासा है तो थ्रस्टी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 से देखते हैं फ्रेंड्स। 16 से आपका मैथ का है, देख लेते हैं इसको भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए इसी टाइप का रहेगा, ज़्यादा वास्ट मैथ नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक आपका श्रेणी बना हुआ है, तो आगे की श्रेणी में क्या होगा, 4 है, 4 के बाद में कितना जोड़ा है फ्रेंड्स, 5 जोड़ा है, तो 5 4 9 हो गया। उसके बाद में 9 के बाद में 7 जोड़ा, यानी 2 बढ़ा के जोड़ते रहता है। देखिए पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा तो 16 हो गया, फिर 9 जोड़ा तो 25 हो गया। उसके बाद 25 के बाद में 11 जोड़ा तो कितना हो गया, 36 हो गया। तब 13 जोड़ेगा फ्रेंड्स, तो 13 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 36 और 13, 6 3 9, 3 1 4, 49, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि पहले 5 जोड़ा है, फिर 5 में 2 बढ़ा के 7 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर 11 जोड़ा है, फिर 13 जोड़ा है। तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया फ्रेंड्स, बी हो गया। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 क्या है कि एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई क्या होगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू भुजा। इधर परिमाप 80 दिया हुआ है, काट दीजिए, 20 चक 80, ए बराबर कितना, यानी भुजा बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल है 12 मीटर 13 इंटू 13 मीटर फिर इंटू 5 मीटर। ठीक है, 12 मीटर 13 मीटर और 5 मीटर के कमरे के 4 दीवारों के क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका क्या करिएगा, कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल वो लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो कमरे के जो 4 दीवारी है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू, और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई और जोड़ चौड़ाई और गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब देखिए इसको बना ले आराम से। तो खाली याद रखें फ्रेंड्स, कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल पर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, इधर हो गया, लंबाई कितना हो गया, 12 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 13 हो गया, और आपका ऊंचाई कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 12 13 कितना होता है, 25 होता है, 25 दूनी कितना हुआ, 50, 50 और 5 25, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 250 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 250 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स, इसका क्या रखना है, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसी पे आपको निकल जाएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। अगला सवाल को देखते हैं 19 नंबर फ्रेंड्स, कि आपका दो रेडियो में प्रत्येक का मूल्य 400 रुपया है। देखिए 2 रेडियो में प्रत्येक का आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा भैया, 400 रुपया है। एक रेडियो बेचने पर 10% का लाभ होता है और दूसरे बेचने पर कितना 10% हानि होता है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें तो ना लाभ होगा ना हानि होगा क्योंकि क्रय मूल्य पर दोनों का बराबर है। अब देखिए इसको किस तरह से बना सकते हैं, 400 रुपया है फ्रेंड्स, 400 रुपया का 10% लाभ पर बोलेगा बेचेगा तो कितना हो जाता है, इसे मोटा मोटी एक निकाल लीजिए, 10% कितना होता है, 40 रुपया होता है। तो देखिए एक रेडियो बेचा तो कितना में बेचा, वो 440 रुपया में बेचा, तभी 10% का लाभ हुआ। और दूसरा का बेचा फ्रेंड्स आपको 10% हानि पर, तो कितना में बेचा वो, तो वो बेचा 360 में बेचा, तभी 10% हानि हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स 40 रुपया इसमें घाटा हो रहा है और इसको बेच रहा है तो इसमें 40 रुपया फायदा हो रहा है। अब दोनों का देखिए तो जोड़िए तो कितना होगा, 800 आ जाता है कि नहीं, आ जाता है ना, यानी दोनों का जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य 800 हो जाता है और 2 रेडियो का प्रत्येक का मूल्य 400 रुपया में खरीदा था 800 रुपया, तो इसमें ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर क्रय मूल्य रहता, विक्रय मूल्य रहता फ्रेंड्स तो कुछ अलग बनता फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य का रहा दोनों का सेम है फ्रेंड्स, तो 10% लाभ पर बेचता है 10% हानि पर बेचता है, तो क्या हो जाएगा, ना लाभ होगा ना हानि। उसी तरह से अगर जो रेफरेंस क्रय मूल्य सेम रहे और 20% हानि पर बेचे 20% लाभ पर बेचे तो उसमें भी वही बात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स आपका क्या है, सवाल नंबर आपका 20 है
कि एक व्यक्ति 1,000 रुपया 10% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है और यही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरों को इसी दर पर दे देता है, तो 2 वर्षों के बाद लाभ ज्ञात करें। तो कितना लाभ होगा फ्रेंड्स? सिंपल सा है प्रश्न है। तो देखिए सबसे साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे और दोनों में घटा देंगे तो आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? आपका मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो कितना हो गया? मूलधन 1,000 है, कितना हो गया फ्रेंड्स? 10 100 से काट देगा, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 के 100 200 रुपया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी साधारण ब्याज से कितना ब्याज आ रहा है आपका? 200 रुपया आ जाए। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा फ्रेंड्स, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, निकाल लीजिएगा। पी इंटू क्या होता है? 1 प्लस आर बटा कितना 100, यहाँ पर क्या होता है टी, यहाँ पर माइनस क्या हो जाता है पी, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इस पे देखिए सेट करिएगा फ्रेंड्स, मूलधन दीजिएगा, फिर आपको दर दीजिएगा, समय दीजिएगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 210 आएगा। अब 210 आया चक्रवृद्धि ब्याज और कितना आया साधारण ब्याज? कितना है? 200, घटा दीजिए कितना? 10 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका कह रहा है कि चर 693, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका 693 के बाद में आपका x है। ठीक है, यहाँ क्या है? x है। 693 x औसत 6 है तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, इसका औसत के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है आपका? 6 है, प्लस में कितना है? 9 है, प्लस कितना है? 3 है, और यहाँ पर क्या था? x था, तो प्लस x हो जाएगा, तो बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल संख्या कितना है? 4 है, और इतना बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अब करिए तो 6 चक इधर देखिए, इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 चक 24 हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर कितना हो जाएगा? 6 9 6 15 और 3 18, यानी 18x प्लस कितना हो जाएगा? 24। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुनिए। देखिए चर इतना दिया हुआ है 693x, इसका औसत 6 है, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या 6 हो गया, 9 हो गया, और 3 हो गया, और x हो गया, और प्लस में x है, इतना बटा कितना होता है? कुल संख्या। तो कुल संख्या 1 2 3 4 है, और इतना बराबर 6 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना? 6 चक 24 होगा, आपका हो गया 9 6 15 3 18, यानी 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 प्लस x इक्वल टू कितना आ रहा है? 24 आ रहा है फ्रेंड्स। इसको ये साइड ले जाएगा, बाएं उस तरफ ले जाएगा तो क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन घटेगा, तो 18 में से 24 में से 18 गया तो कितना बचा? 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए, सवाल नंबर 22 है, अच्छा मैथ है फ्रेंड्स। 3 + √2 बटा 3 - √2 के परिमेय संख्या का रूप क्या होगा? इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स? इसको क्या हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करते हैं क्या फ्रेंड्स? तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुना होता है, यानी 3 + √2, और इधर भी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? बटा में आपका 3 + √2 से क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 + √2, यहाँ पर 3 + √2 हो गया, तो क्या हो गया? इसको दोनों लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स? ये आपका कितना लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स, परिमेयकरण करेगा तो क्या होता है? a माइनस बी प्लस a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 3 × 9 हो जाएगा, और इसका b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको सोल्व करिएगा, तो a प्लस बी के होल अथी पर तोड़िएगा इसको फ्रेंड्स, तो कितना आएगा? 3 × a स्क्वायर, और 3 × के कितना हो गया? 9। a स्क्वायर प्लस होता है क्या? b स्क्वायर, यानी √2 को करिए तो कितना हो गया? 2 आ जाएगा, प्लस क्या फिर हो जाएगा आपका? प्लस क्या? 2ab, तो 2 कितना हो गया? 2 3 दूनी 6, यानी 6 आपका 6√2 हो जाएगा, यहाँ पर 6√2 हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। 10 कितना हो गया? आपको इसको जोड़िएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाता है? ये 9 2 11 हो गया, 11 हो गया, √6 हो गया, और 9 में से 7 गया तो कितना? 9 में से 2 गया तो कितना बता? 7 बटा, यानी कि आपका इसका जो राइट आंसर क्या रहा है? 11 + 6√2 बटा 7 आ रहा है। ठीक है, तो बन जाएगा आपका सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपका आ जाएगा। सोल्व करिएगा तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसका परिमेयकरण कर देगा, इसका अपोजिट से ऊपर नीचे गुना करेगा, ऊपर है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, नीचे फ्रेंड्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी के टूट जाएगा फ्रेंड्स, उस पर टूट जाएगा। सिंपल है, बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 आपका कि एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया जाता है, इसके आयतन का अंतर क्या होगा?
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बड़ा गोला का त्रिज्या कितना मान लीजिएगा, बड़ा कैपिटल बराबर कितना मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर मान लीजिएगा। और उसके बाद में आपको छोटा वाला को क्या मान लीजिएगा फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा। अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, गोला के आयतन का फॉर्मूला लगावेंगे और बड़ा वाला का आयतन निकाल करके फिर छोटा वाला उसमें घटा देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। गोला के आयतन बराबर क्या होता है, तो गोला का आयतन बराबर होता है 4 बटा कितना 3 और पाई आर क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, गोला का आयतन बराबर ये होता है ना 4 बटा 3 पाई आर क्यू। अब देखिए इस यही फार्मूला पर आप सेट करके फ्रेंड्स एक में आर का मान दीजिएगा, बड़ा वाला में 2 सेंटीमीटर, एक में 1 कर दीजिएगा और फिर जो बड़ा वाला आएगा फ्रेंड्स उसमें छोटा वाला घटा दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 23 है ना, इसका जो राइट आंसर आएगा बना लीजिएगा 23 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पॉइंट में आएगा 29.33 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका आंसर आएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 20 रुपया बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है, अब बट्टा प्रतिशत में नहीं दे रहा फ्रेंड्स, डायरेक्ट 20 रुपया दे रहा है। तो अब देखिए इसको आराम से बना सकते हैं। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया, 20 रुपया बट्टा देता है तो कितना पर बेचा है 480 रुपया हो गया फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य हो गया। 20 रुपया बट्टा देकर के बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 480 रुपया हो गया। अब कहता है 20% लाभ होता है तो क्रय मूल्य, तो मान एकक नियम पर बना सकते हैं, बहुत तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो हमको निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए जब विक्रय मूल्य कितना है 20% लाभ हो रहा है तो 120 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है 100 रुपया। जब 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो कितना हो जाएगा 100 बटा 120 रुपया। जब विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपया है, तो निकाल लीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया फ्रेंड्स, यहाँ 12 चक 48 यानी 400 रुपया इसका आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रतिशत में नहीं करा है, प्रतिशत में नहीं करा क्या डायरेक्ट उसमें घटा देंगे। 480 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, अब 20% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य सिंपल है, बन जाएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर फ्रेंड्स, सिंपल मैथ है। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, गाड़ी का चाल क्या हो। सिंपल देखिए ये भी मीटर में है फ्रेंड्स, ये भी मीटर में है और समय भी सेकंड में है, तो टोटल लंबाई कितना हो गया 300 हो गया। और हमको पूछा जा रहा है क्या चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। दूरी टोटल कितना हो जाएगा 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 300 हो गया, तो नीचे हो गया 10 129 यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो 25 से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल देखिए, अब सामाजिक अध्ययन से हम लोग 3 सेक्शन देख लिए फ्रेंड्स, हिंदी अंग्रेजी और मैथ का सेक्शन देख लिए। अब हम लोग सामाजिक अध्ययन और उसके बाद में सामाजिक विज्ञान, उसके बाद विज्ञान का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 26 को देखते हैं। 26 से फटाफट आप लोग गेस भी करते चलिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी। गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना पुणे वाला किया था, ठीक फ्रेंड्स, पुणे में। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो मद्रास में हो रहेगा फ्रेंड्स कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो आपका हो जाएगा कौन, एनी बेसेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पुणे का रहेगा तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा किया था पुणे में, और मद्रास में कौन किया था, तो एनी बेसेंट किया था, वो भी जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, समाजवाद क्यों, ठीक है, व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसकी रचना है, ऑफकोर्स जयप्रकाश नारायण की फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद क्यों व्हाई सोशलिज्म के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो आपको जयप्रकाश नारायण, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है, थोड़ा जूम कर देते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 28 देखें कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बहुत बार बताए हैं जॉर्ज यूल थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज थे। तो सवाल नंबर आपका जो 28 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम को क्या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, और हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, इन्होंने ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे फ्रेंड्स। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष कौन से, तो बदरुद्दीन तैयबी थे। इसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। तो इसका कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर रखिए, इससे एक या दो प्रश्न कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया फ्रेंड्स, चलिए आगे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी से अत्यधिक नेता बने। निम्न में से कौन क्रांतिकारी से आध्यात्मिक नेता बन गए थे। क्रांतिकारी कम और आध्यात्मिक नेता कौन ज्यादा बन गए थे, अरविंद घोष बन गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? तो कौन सा विभाग दिया गया था फ्रेंड्स? इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खां जो 1946 में गठित हुआ था अंतरिम सरकार, उसमें लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर जो 31 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स, वो भी बता दें। तो आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने किया था फ्रेंड्स। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो आपका गरीबों पिछड़े वर्गों का उत्थान के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका हो गया कि कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? अच्छा सवाल है 32 का। तो कौन था फ्रेंड्स? आपका सर सैयद अहमद खान, जो आपको थे अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्र में हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो महावीर जी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 का बी हो गया। चलिए, सवाल नंबर 35 को देखते हैं। 35 का है फ्रेंड्स कि गुप्त वंश के किस शासक के राज दरबार में नवरत्न रहते थे? तो गुप्त किसके दरबार में रहते थे फ्रेंड्स? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, फाहियान जो चीनी प्रसिद्ध यात्री था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। हर्षवर्धन है फ्रेंड्स किसके? तो हेनसांग है, किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो अगर जो कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो दोनों का ट्रिक बैठा लें। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। अब तो नहीं भूलिएगा, हेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है गुप्त वंश के किस शासक के राज दरबार में नवरत्न रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को लेके फ्रेंड्स कि लकुल किस मत के प्रवर्तक थे? बहुत अच्छा था, पाशुपत के थे फ्रेंड्स। ये पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। लकुल किस मत के प्रवर्तक थे? पाशुपत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं फ्रेंड्स कि मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? गेस करें फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है, इसका आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं? अकबर का था, जहांगीर का था, शाहजहां का, औरंगजेब का था? मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? फटाफट बताएं। अब गेस करें फ्रेंड्स, 36 का 37 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब का जो साम्राज्य था जो बहुत बड़ा था, ये गोलकुंडा और बीजापुर विजय के बाद में इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। ठीक है, जैसे गोलकुंडा और बीजापुर जब ये विजय किया था, इस पे विजय हासिल किया था, उसके बाद से है जो औरंगजेब का साम्राज्य है जो बहुत बड़ा हो गया था। तो अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब का था। अगला सवाल को देखें कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? दो प्रश्न इससे पूछा जाता है, दोनों को मैं बार बार बताता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए स्थापत्य कला में रहेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका शाहजहां हो जाएगा। वही अगर ये पूछा जाए कि चित्रकला, ठीक है, चित्रकला है जो किसके शासनकाल में शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर था, चित्रकारी का शौकीन था फ्रेंड। और शाहजहां तो जान लेते हैं इसी के शासनकाल में आपका मोती मस्जिद हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में ताजमहल हो गया, सब किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां का। तो स्थापत्य कला वही हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, भवन निर्माण से संबंधित है। तो किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां का हो जाएगा 38 का राइट आंसर। ये भी याद रखिए, चित्रकारी के बारे में अगर पूछा जाए तो जहांगीर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बार बार ये रिपीट हो रहा है प्रश्न फ्रेंड्स, बहुत बार बता चुका हूँ। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, 31 में या 32 में हुआ था। तो तीनों में किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, अगला सवाल को तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तीनों में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। चौथा 40 नंबर सवाल को देखें कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था फ्रेंड्स? फटाफट गेस करें राइट आंसर। मेगास्थनीज का था तो ये क्या, एक राजदूत था। किसका राजदूत था फ्रेंड्स? ये भी याद रखें, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये कहाँ रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यानी सेल्यूकस निकेटर है जो मेगास्थनीज को अपना राजदूत नियुक्त कर करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? जो विषुवतीय प्रदेश यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सालों भर वहां वर्षा होती रहती है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। अगला सवाल को देखिए, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो मानसूनी प्रदेश का रहा है, इसका क्या होगा राइट आंसर? जहां मानसूनी प्रदेश में क्या होता है कि हर एक मौसम में खेती की जाती है, यानी कृषि हो जाएगा। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों का जीवन का मुख्य आधार क्या है?
तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 43 कृषि हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय का अंतर क्या है। बहुत बार बता चुके हैं, कितना का है फ्रेंड्स, तो 5.5 घंटा का है, यानी 5 दूनी 10, 11/2 यानी 5.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो आपका ब्रिटेन इंग्लैंड में स्थित है। यहीं से मानक समय पूरा वर्ल्ड में लिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा कितने डिग्री को, तो 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच समय कहा जाता है। और देखिए भारत का मानक समय और ग्रीनविच में कितना का अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है। अगला सवाल को देखिए कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। देखिए तो हिमालय पर्वत है किस प्रकार का पहाड़ है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत को ही क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत को ही क्या कहता है, मुर्दार पर्वत कहते हैं। तो ये सब जरूर याद रखिए, वलित दिया रहेगा, कहीं कहीं मुर्दार रहेगा, नवीन पर्वत। तो आपका जो हम अपना हिमालय है फ्रेंड्स, वलित यानी मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, तो 45 का खैबर दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो किसमें, क्वार्टजाइट में होता है फ्रेंड्स। बलुआ पत्थर जब परिवर्तित होता है तो किसमें होता है, तो क्वार्टजाइट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल का जवाब आप लोग करिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट बनाएं आप लोग। थोड़ा वक्त दे रहा हूं फ्रेंड्स कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, बताएं। 1 घंटा में कितना घूमेगा फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। 1 घंटा में कितना होता है टोटल मिनट, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, बहुत बार बता चुके हैं, 4 होता है। तो क्या हो जाएगा, 15 चक 60, यानी 15 डिग्री देशांतर घूम लेगा, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट का समय होता है, ठीक है। तो 4 मिनट का समय होता है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेगी, तो 1 मिनट में 4, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है फ्रेंड्स। तो 60 मिनट यानी कि 4 से भागा दीजिएगा तभी निकलेगा, तो 15 डिग्री घूम लेता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं पर किसी तरह से इसे घुमा कर प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 48 को देखिए, पूछा जा रहा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है फ्रेंड्स, पारसनाथ तो है, सियरा भी अवशिष्ट पर्वत है, राजमहल भी है, साल्ट रेंज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। साल्ट रेंज है जो आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, या तो भ्रंशोत पर्वत कह सकते हैं। और साल्ट रेंज कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साल्ट रेंज कहाँ पड़ता है, तो आपको पाकिस्तान में पड़ता है। और किस तरह का है, तो भ्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जैसे भारत का एक अरावली पर्वत है, नाम सुनिएगा फ्रेंड्स। तो अरावली पर्वत है जो क्या है, अरावली पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत का पुराना, सबसे भारत का पुराना पर्वत वही अरावली पर्वत है, वो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर का गुरु शिखर है, ठीक है फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ सवाल था अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो साल्ट रेंज है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। पूछा जाता है भी कि साल्ट रेंज कहाँ पड़ता है, तो आपको पाकिस्तान में पड़ता है। तो साल्ट रेंज जब अवशिष्ट पर्वत नहीं है तो कौन सा पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत या तो भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, 49 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मानसून का मतलब क्या होता है, हवाओं का रुख बदलना। याद कर ले फ्रेंड्स, यही परिभाषा है इसका। मानसून शब्द का अर्थ होता है हवाओं का रुख बदलना, ठीक है। हवाओं का रुख बदलना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। रुख मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, दिशा। अगला सवाल को है फ्रेंड्स कि प्रति चक्रवात का विशेषता क्या है। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है फ्रेंड्स, 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस आसमान देखिए साफ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, प्रति चक्रवात का मुख्य विशेषता है कि स्वच्छ आसमान रहेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं। तो कहाँ पड़ता है, सवाल नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 51 का सुंदरवन हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं, तो सुंदरवन में होता है, ठीक है, वहाँ बाघ ज़्यादा होता है। भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम क्या हो जाएगा, तो सुंदरवन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल 52 नंबर सवाल को देते हैं। 52 नंबर सवाल है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा सवाल है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 53 आपका है कि निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक होता है। देखिए तो आपका जो अरंडी का बीज होता है फ्रेंड्स, इसका जो खली आता है वो पशु के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अरंडी के तिल, अरंडी के बीज वाला। अब देखिए कपास के बीज, अलसी, रेपसीड, ये सभी का है जो पशुओं के लिए उपयोगी होता है। इसका जो
खली बनता है जे, जबकि अरंडी के बीज का जो क्या होता है, खराबी करता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? अच्छा सवाल है, कोरबा और पंकी, याद रखिए कौन सा है, कोरबा और पंकी। तो सवाल नंबर जो आपका 54 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये कोरबा और पंकी। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दोमट और खाद्य मिट्टी शामिल होता है। ऐसे भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल क्या क्या होता है, दोमट होता है और क्या होता है, खाद्य मिट्टी शामिल होता है। अगला सवाल को लेते हैं कि किस लोकसभा ने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तय कार्य किया था? तो उस समय आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पांचवी लोकसभा है जो जिसका कार्यकाल से अधिक अवधि तक ये कार्य किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। शायद उस समय आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा कि 5वीं लोकसभा जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें से 5वीं लोकसभा है जो आपका 5 वर्ष से अधिक कार्य किया था। अगला सवाल को लेते हैं, लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तनीय है? चलिए इसका जवाब आप लोग को सही होना चाहिए, कब तक अपरिवर्तनीय है, कब तक उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक यह है। 2026 तक आपका लोकसभा के जो सदस्य है उसका सीटों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। 58 को देखिए, संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा दिया गया है? ठीक है, तो पहली अनुसूची में फ्रेंड्स, पहले अनुसूची में आपको संघ और राज्य के बारे में ब्यौरा दिया गया है। तो संविधान की किस अनुसूची में? तो आपका पहली अनुसूची में। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार नहीं होता है? तो कानूनी अधिकार किसे नहीं होता है? तो योजना आयोग का, यहाँ पर योजना होगा, योजना आयोग है जो क्या होता है, कानूनी अधिकार नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए, सवाल नंबर 60 आपका है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है वो क्या फ्रेंड्स, संविधान द्वारा सृजित है। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा नहीं कि परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है या राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है। जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा सृजित है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 61 को देखिए फ्रेंड्स, कि वह राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके थे, तो निर्विरोध कौन चुने गए थे फ्रेंड्स? वही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल क्या था फ्रेंड्स कि वह राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन सुरक्षित होता है? तो देखिए गैर सरकारी कार्य के लिए शुक्रवार सुरक्षित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन सुरक्षित होता है? शुक्रवार। 63 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य के राज्यपाल के कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है? तो कौन सा राज्य है उसका? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई, किसका? तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का। सवाल नंबर 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64 को देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है। मौलिक अधिकार का लक्षण कौन नहीं है? तो देख लेते हैं पढ़ के। मौलिक अधिकार का असीमित होना, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार प्राप्त, ये तो लग रहा है सही फ्रेंड्स। प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं, इसको वजह है क्या है फ्रेंड्स? आपका मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था है, ये भी सही है। तो मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आपका जो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। मौलिक अधिकार असीमित है, असीमित नहीं है, मौलिक अधिकार है जो सीमित है, ऑप्शन नंबर यही है जो इसका लक्षण नहीं है। चलिए सवाल नंबर 65 को देखें कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? गेस के रेफरेंस किसने कहा था? बहुत अच्छा सवाल है, इसका राइट आंसर करें आप लोग। 65 का क्या होगा? 64 तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, आपका 64 का ये हो गया था। 65 को देखें, 65 में क्या है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। केसी व्हीलर ने कहा था, ठीक है, केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? बहुत टॉप मोस्ट वीआई सवाल है ये आपका फ्रेंड्स। आपका हाल ही में जो एग्जाम हुआ है आपका आरआरबी एनटीपीसी में, उसमें शायद पूछा गया है, फिर इसका जो बीपीएससी था फ्रेंड्स उसमें ही पूछा गया है,
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है? ये सब प्रश्न को एकदम माइंड में फिट रखें फ्रेंड्स, नोटबुक में लिख करके रखें। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है, तो ये सब प्रश्न तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद, जी हाँ, अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्य की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? देखिए फ्रेंड्स, विधानमंडल में क्या होगा, 2 सदन हो गया। फिर विधानमंडल के 3 अंग होते हैं ना, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उसमें देखिए विधान परिषद है जो अस्थायी सदन होता है और उच्च सदन होता है, और विधानसभा है जो क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो जो विधान परिषद का सदन के सदस्य होते हैं उनके आयु कितने होते हैं? 6 वर्ष के होते हैं। जिस तरह से आपका संसद में फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 वर्ष का होता है, उसी तरह से विधान परिषद में भी इसके सदस्य की संख्या कितने होते हैं? 6 वर्ष की होती है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? गेस करें। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा का नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला सवाल आपका है कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए पहली बार उपबंध कब किया गया? ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए पहली बार उपबंध कब किया गया फ्रेंड्स? तो आपका जो 69 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है 70 का। तो राज्य लोक सेवा आयोग का रेफरेंस तो राज्यपाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब चलिए फ्रेंड्स समान अध्ययन देख ले, अब समान विज्ञान से देख लेते हैं। तो पारसेक क्या है फ्रेंड्स? तो पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सब का तो हमेशा याद ही रखिए फ्रेंड्स। तो देखिए पारसेक है दूरी की इकाई है, लंबी दूरी की इकाई के पारसेक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी लंबी दूरी क्या है, इससे कम में आ जाएगा फ्रेंड्स तो प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, पारसेक भी, दोनों को याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लेक्स का हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक था? ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है। अगला सवाल को लेते हैं, कैंडिला किसका है फ्रेंड्स? 73 का। तो कैंडिला आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। तो ये सब याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। कैंडिला का मात्रक ज्योति तीव्रता। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, रॉकेट का सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। 74 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो जिसमें क्या दिशा और परिणाम दोनों होता है, किसमें हो जाएगा? गेस करें। राइट आंसर वेग हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सदिश राशि है। अगला है फ्रेंड्स कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। देखिए फ्रेंड्स क्रिकेट खिलाड़ी जब बॉल पकड़ता है तो पीछे हाथ साथ साथ में खींच लेता है, तो ऐसा क्यों करता है फ्रेंड्स? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, इसलिए वो पीछे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए बाकी ऑप्शन में क्या दिया, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकते हैं, नहीं। बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, नहीं। हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कम बल का, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। तो ध्यान से रखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों? तो ऐसा कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। चलिए सवाल नंबर 77 को देखिए, शरीर का वजन, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। शरीर का वजन क्या है, पढ़ देता हूं। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अब गेस करें इसका। शरीर का वजन क्या होता है, अधिकतम कहाँ होता है? इसमें एक राइट आंसर है फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए बी हो जाएगा, ठीक है। जो शरीर का वजन है फ्रेंड्स, ध्रुवों पर क्या अधिकतम होता है? जैसे जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, वजन है जो कमते जाता है। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुव पर की ओर जाता है, कोई हम लोग जाते हैं या कुछ भी लेकर के जाते हैं, तो उसका वजन बढ़ता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोई भी वस्तु का वजन है क्या करे, बढ़ेगा, और ध्रुव से लेकर के विषुवत रेखा की ओर आने पर क्या होगा, उसका वजन घटेगा। तो देखिए कह रहा है कि शरीर का वजन क्या होगा, तो क्या होगा, विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर क्या होगा, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 78 को देखिए, पृथ्वी के सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा सवाल है, आप निकाल सकते हैं। 78 का क्या कर रहा है, पृथ्वी पर सतह पर किसी का भार इतना है, तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, mg होता है, ठीक है। मास गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो आपका मास तो यहाँ दिया हुआ है, तो मास आपका दिया हुआ है कितना, 29.4,
और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है फ्रेंड्स 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मान के चलिए फ्रेंड्स कितना 10 पकड़ के चलिए, तो मोटा मोटी जब करिएगा फ्रेंड्स तो इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, इतना में जब 10 से गुना करेगा तो 3 kg आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, लगभग आता है फ्रेंड्स, और गुना करेगा तो 2.94 या 6 इस तरह से आता है। ठीक है, यानी लगभग 3 kg का आता है। तो इसका जो राइट आंसर है यही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिया है, 4 तो हो ही नहीं सकता, 29 हो ही नहीं सकता है। तो इसका समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह पर अगर किसी का भार इतना दिया हुआ है और उसका जो क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स आपका उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो फ्रेंड्स आप वो फार्मूला लगा देंगे, m इंटू क्या g लगा देंगे। तो इसका जो भार दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या g से गुना कर देंगे तो इसका जो द्रव्यमान निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 79 को देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो जितना गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है फ्रेंड्स उतना ही होता है। ठीक है, क्योंकि भार किसके कारण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल ट्रिपल पूछा जाता है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी तरह से 2 किलो रहेगा फ्रेंड्स, तो उसमें मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। सवाल नंबर 80 आपका क्या है फ्रेंड्स, कि जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो क्या होता है, टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, टॉर्क होता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए सवाल पूछा गया फ्रेंड्स RRB-NTPC में, लेवोजियर को कहा जाता है फ्रेंड्स। 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, याद रखें। अगला है फ्रेंड्स आपका 82 को देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार प्रश्न है फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत बता चुका हूं मैं कि नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले कब दिया गया था, 1901 ईस्वी से शुरू हुआ है फ्रेंड्स। स्वीडन के जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किए थे, उसी के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से दिया जा रहा है। तो 1901 में यानी कह रहा है फ्रेंड्स सबसे सर्वप्रथम, यानी कि 1901 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में किसे मिला था। राइट आंसर होगा, याद कर लिया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, J.H. वांट हॉफ को मिला था। इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स, J4 हो गया जैकबस और H4 हो गया आपका हेनरिक्स। ठीक है, जैकबस हेनरिक्स वांट हॉफ को सर्वप्रथम रसायन के क्षेत्र में 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है फ्रेंड्स, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कोई पूछे नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस की संख्या कितना है, तो देखिए इसी से पकड़ा जाता है। नोबेल गैस कितना है 6 है। नोबेल पुरस्कार कितना क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सब देखिए याद रखें। सवाल नंबर 83 को देखिए कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। चलिए इसका गेस करें फ्रेंड्स, क्या होता है। तो इसका होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन तो आवेश है फ्रेंड्स, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है जो क्या होता है आवेश रहित कण है। चलिए इस तीनों का खोज देख लेते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं रदरफोर्ड होता है लेकिन गोल्डस्टीन है इसका राइट आंसर होगा। तो निम्नलिखित से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो आवेश किस पे नहीं है, तो न्यूट्रॉन पे नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित से निकलने वाले विकिरणों में किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा का सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 85 का सी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखें कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है फ्रेंड्स। तो पोलैंड पोलेनियम, मेरे ख्याल से यही होगा फ्रेंड्स। 86 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, यही होगा कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो पोलेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि सोडियम का इतना दिया हुआ है, एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका याद कर लीजिएगा, जब ये आपका सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन होता है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 87 का। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के समस्थानिकों संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के कितना होता है फ्रेंड्स टोटल, याद करें हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना होता है। चलिए फटाफट इसके लिए 3 होता है। कौन कौन, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। देखिए आ गया, तो हाइड्रोजन में फ्रेंड्स 3 इसका समस्थानिक होता है, अभी बताएं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इसका जो फ्रेंड्स है जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, तो ट्राइटेरियम है जो आपका रेडियो सक्रिय
समस्थानिक है? याद रखिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। दोनों देखिए एक तरह दिया हुआ है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम, टाइटेरियम, और इसमें जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है? तो टाइटेरियम है जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। चलिए सवाल नंबर 90 को देखते हैं। सवाल नंबर 90 फ्रेंड्स की सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, किसका पाया जाता है फ्रेंड्स? 90 का, तो पोलेनियम का ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में अगर समस्थानिक पूछे तो क्या हो जाए? पोलेनियम। समस्थानिक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भार या द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और जिसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार बराबर होता है फ्रेंड्स और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पोलेनियम का है जो सर्वाधिक समस्थानिक है। सवाल नंबर 91 को देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है। एक वीडियो बनाने में कम से कम मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 4 से 5 घंटा लग जाता है रिकॉर्ड करके पब्लिश करने में। तो मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 91 को देखिए कि निम्न में से किस प्राणी में लुप्त अंगों की वृद्धि करने की क्षमता होती है? तो सितारा मछली में। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे छिपकली में भी होता है फ्रेंड्स। देखते हैं छिपकली का पूंछ कट जाता है फिर पुनः वापस आ जाता है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो ये सितारा मछली है तो कह रहा है कि लुप्त अंगों की वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो अब सितारा मछली याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए हमें, मानव हार्मोन माइलेटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 92 का जो राइट आंसर होगा फिर आपका पीनियल ग्रंथि से होता है, याद रखिएगा। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। अगला है फ्रेंड्स कि ऊँट के कुब्बड़ का क्या कार्य है? ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऊँट के कुब्बड़ में पानी भरा रहता है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, उसमें क्या रहता है आपका? उसमें संचय वसा रहता है, वसा संचय रहता है, याद रखिएगा। 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊँट के कुब्बड़ में क्या होता है, कार्य क्या है या क्या रहता है? उसमें वसा रहता है फ्रेंड्स। जब वो बहुत दिन तक खाना नहीं खाता है तो उसी से उसको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जो ऊँट का कुब्बड़ होता है उसमें क्या भरा रहता है? संचय क्या हुआ? जमा रहता है, वसा जमा रहता है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 94 को देखते हैं। फिर सवाल नंबर 94 आपका है कि निम्न में से कौन अलिंगी जनन का तरीका नहीं है? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन है जो अलिंगी जनन का तरीका नहीं है। बाकी अलिंगी जनन में द्विखंडन, बीजाणुजनक और संयुग्मन ये होता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, ब्रिक स्टोन क्या है? ब्रिक स्टोन, किडनी स्टोन, सिंपल है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना आपका, पेल्विस में लवण जैसे ऑक्जेलेट का क्रिस्टलन। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका पथरी होता है उसमें ऑक्जेलेट की मात्रा होता है, इस तरह से पकड़ सकते हैं इसको। तो ब्रिक स्टोन में क्या होता है? तो पेल्विस में लवण जैसे ऑक्जेलेट का क्रिस्टलन। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ऊर्जा, यह समीकरण, देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है ऊर्जा, यह समीकरण कौन सी प्रक्रिया को रासायनिक रूप में प्रदर्शित करता है? देखिए फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में जल है। ठीक है, किसका कर रहा है फ्रेंड्स? 96 का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सब लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को 97 को देखें, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? गेस करें, उभयलिंगी क्या है? उभय माने दो होता है, दो लिंगी, टीनिया हो जाएगा फ्रेंड्स। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? तो टीनिया है। अच्छा, किसका खून उजला होता है फ्रेंड्स? सफेद होता है। तिलचट्टा का खून सफेद होता है, याद रखिएगा। अच्छा, मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मेढक के जो हृदय होते हैं उसमें कितने चेंबर होते हैं फ्रेंड्स? तो टोटल कितने होते हैं? 3 चेंबर होते हैं। ठीक है, कितने? 3 ही चेंबर होते हैं। किस तरह से इसको करिएगा? इस तरह से कर दें, 1 2 3 चेंबर। ठीक है, याद रखिएगा। मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 3 चेंबर, 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर। अब मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं फ्रेंड्स? तो मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं आपका बताएं? मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? गेस करें फटाफट आप लोग। तो 4 चेंबर होते हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। क्या चीज़ हम लोग देखें इसमें कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है फ्रेंड्स? तो टीनिया है। तिलचट्टा का खून क्या होता है? सफेद होता है। मेढक के हृदय में कितने चेंबर कोष्ठक होते हैं? 3 होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला सवाल को लिखते हैं कि मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। 98 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। आप किसी से पूछ करके देखिएगा क्या वो जवाब देते हैं कि नहीं। आप डायरेक्ट उनसे पूछिएगा कि हम लोग श्वसन करते हैं तो नाक से क्या चीज लेते हैं? ठीक है, कौन सा गैस को लेते हैं? डायरेक्ट इस तरह से पूछिएगा, ना कि श्वसन कहिएगा। आप पूछिएगा
कि हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो नाक से क्या लेते हैं, कौन सा गैस को लेते हैं, नाक से कौन सा गैस को लेते हैं। तो देखिए कौन सा गैस को लेते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे बोलेंगे ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए लॉजिक क्या है कि जब हम नाक से श्वसन करते हैं तो क्या कोई से पूछेगा तो कहता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं हम क्या चीज़, वायु को लेते हैं। और वायु है जो क्या है फ्रेंड्स, वायु है जो एक प्रकार का मिश्रण है, तो मिश्रण में जिसमें आपका 78% नाइट्रोजन और आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में फ्रेंड्स आपका 21% के लगभग ऑक्सीजन सभी जाता है। हम लोग क्या किसी से क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स तो डायरेक्ट पूछते हैं कि हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो नाक से क्या लेते हैं, कौन सा गैस को लेते हैं, तो डायरेक्ट मार देते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं। बाकी गैस कहाँ जाता है, 78% नाइट्रोजन। क्या हम लोग के नाक में फिल्टर लगा हुआ है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन छट गया और खाली ऑक्सीजन गया, नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न है फिर, मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करता है, तब किस गैस का प्रयोग करता है तो हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा मनुष्य श्वसन के दौरान नाक से कौन सा गैस को अंदर लेता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेता है, सभी गैस को लेता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसको देखिए आप अपने दोस्त यार में क्वेश्चन पूछ के देखिएगा, नहीं बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे ऑक्सीजन। तो उनको क्या कहना है कि आप डायरेक्ट ऑक्सीजन किसे ले सकते हैं कि आपका नाक में फिल्टर लगा हुआ है, बाकी सब गैस कहाँ गया, 78% नाइट्रोजन कहाँ गया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया। ठीक है, हाँ। तो इस मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, यूज कौन करते हैं, यूटिलाइज कौन करते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखें हम लोग जब श्वसन के दौरान जब वायु खींचते हैं नाक द्वारा तो उसमें सभी गैस जाता है। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन संतुलित आहार का घटक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल है, लवण भी बहुत है, प्रोटीन भी, मोटा चारा नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 100 को देखिए फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स और महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।